उत्तम जी बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम उत्तम ध्रुव है। मैं छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी कोरबा से बिलोंग करता हूँ और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा से हुई है। उसके पश्चात मैंने बीटेक किया है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में NIT रायपुर से, और मैं अभी वित्त सेवा अधिकारी के रूप में सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये मेटलर्जी में जो आपने इंजीनियरिंग की जी, तो उसके बाद कोई छत्तीसगढ़ में स्कोप है हमारे की मेटलर्जिकल इंजीनियर किस किस फील्ड में आगे जा सकते थे? सर मेनली तो स्टील सेक्टर है। PSU जो है सेल है छत्तीसगढ़ में, तो उसमें जॉब है। और आगे अगर आप MTech करते हैं तो मटेरियल साइंस होता है, वो बहुत ब्रॉड फील्ड है, तो उसमें अन्य जो मटेरियल है उस फील्ड में काम किया जा सकता है। धातु के शोधन की क्या प्रक्रिया होती है? सर पहले तो एक्सट्रैक्शन होता है उसका, और आयरन और निकालते हैं। उसके बाद 2-3 प्रोसेस है, कैल्सिलेशन, रोस्टिंग। मेटल की हार्डनेस का क्या मतलब है? मेटल का हार्डनेस का मतलब है कि वो कितना रेजिस्टेंस बियर कर सकता है। तो आजकल जैसे कुछ जो स्टील्स आ रहे हैं उसमें से कुछ स्टील्स में जैसे जंग लग जाती है, भी देखा जा रहा है, उसका क्या कारण है? सर उसमें जंग लगने का मेन कारण है क्रोमियम कंटेंट कम होता है उसमें, तो क्रोमियम उसमें ऐड करके उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। ठीक। अब ये आपकी अभिरुचि पर्यटन है। यस। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ घूमा आपने? सर नॉर्थ से शुरू करूँ तो अभी रिसेंटली मैंने रामगढ़ घूमा है, और बीच मिडिल एरिया में मैं चूँकि कोरबा से हूँ तो सतरेंगा, भूका, गोल्डन आइलैंड ये सब जगह गया हूँ, और साउथ में बस्तर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन में क्या कमी है कि लोग यहाँ पे उतने आकर्षित नहीं होते अन्य राज्यों के मुकाबले? सर मैं समझता हूँ 3 स्तर पर कमियाँ हैं। पहला तो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, सड़कें नहीं है और साधन नहीं है, और होटल, रिजॉर्ट ये सब की कमी है। दूसरे लेवल पे मैं समझता हूँ सर डाइवर्सिटी थोड़ी कम है। जैसे हम देखते हैं बाकी स्टेट में जो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं टूरिस्ट को, वहाँ एडवेंचर टूरिज़्म या कई स्टेट ब्लैक टूरिज़्म ये सब चीज़ें वहाँ डाइवर्सिटी है, तो उस लेवल पे है। और सर तीसरे लेवल पे मैं समझता हूँ कि एक टूरिज़्म का कल्चर थोड़ा कम है, कि आप हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो शायद टूरिज़्म को, यहाँ के टूरिज़्म को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, बशर्ते उसके स्थान पे बाहर के टूरिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं कि जसपुर यहाँ का ऊटी है, लेकिन हम ऊटी जाते हैं, जसपुर नहीं जाते। तो जैसे अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में एडवेंचरस टूरिज्म यस हो सकता है, तो आपके हिसाब से किस स्थल को हम एडवेंचरस टूरिज्म के लिए छत्तीसगढ़ को नॉमिनेट कर सकते हैं? सर 2-3 स्थान है। पहला तो चूँकि यहाँ बहुत सारे लेक हैं, जैसे बिलासपुर में है या सतरेंगा है या भूका है, तो वहाँ मैं समझता हूँ जैसे अभी एक योजना आ रही थी सतरेंगा में क्रूज़ चलाने की, तो वहाँ पे क्रूज़ ला के पर्यटक को अट्रैक्ट किया जा सकता है, या वाटर स्पोर्ट है बहुत सारे, तो उस लेवल पे काम किया जा सकता है। और सर कुछ जैसे जिप लाइन है जो चित्रकूट में चलता है, उसको कमर्शियल लेवल पे और बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन सर इसमें समस्या मेरे को ये लगती है कि पहले क्योंकि ये सब उद्योग प्राइवेट प्लेयर को दिया जाता है, तो उनको हानि उठानी पड़ती है शुरू स्तर पे, क्योंकि पर्यटक उतने अट्रैक्ट नहीं होते। तो सरकार को चाहिए कि उनको एक सब्सिडी दिया जाए शुरू में, और इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी में शामिल किया जाए, और एक होता है BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, तो उस लेवल पे काम किया जाए कि उन्हें बनाने दिया जाए, ऑपरेट करने दिया जाए, फिर सरकार को ट्रांसफ़र करें, तो उसमें सुधार हो सकता है। ठीक। आप अभी अकाउंट ऑफिसर हैं। यस। तो फिर डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, जबकि दोनों का पे स्केल तो सेम है? यस सर। सर मैं अभी अकाउंट ऑफिसर के पद पे हूँ, और बहुत अच्छा जॉब है यहाँ पे। वेरियस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करने का मौका मिलता है। बहुत सारे रूल्स है, जो वित्तीय रूल्स है, वो सबको बाकी डिपार्टमेंट फॉलो नहीं कर रहे, इसको देखने का मौका मिलता है। बट मैं समझता हूँ सर कि इससे और ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ। जैसे हमारा काम बस वित्त को सैंक्शन करने का है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट वाला पार्ट जो है, जो सही एरिया में लगाया जा रहा है, वो शायद DC करते हैं। और DC में जो विविधता है कि एक टाइम पे आप डिप्टी कलेक्टर होते हैं, एक टाइम पे आप तहसीलदार होते हैं, एक टाइम पे आप SDM होते हैं,
और उसके अलावा आप कभी कभी आपको आरटीओ का हेड या कभी कभी ट्रेजरी ऑफिसर भी बना दिया जाता है। तो चलिए, जो कोई भी आजकल बहुत सी समस्याएं आती हैं, कई जगह विभागों में ऐसा कहा जाता है जैसे गैर राजपत्रित व्यक्ति होते हैं उनको भी डीडीओ दिया जाता है, तो कोई डीडीओ देने से संबंध में क्या नियम है आपके वित्त संहिता में? किसी भी अधिकारी को डीडीओ पावर देना है, उसके लिए क्या रूल्स है? सर, एक बेसिक रूल तो ये है कि क्लास 2 के अधिकारी को ही डीडीओ पावर दिया जाता है। और अगर क्लास 3 को देना है तो उसके लिए कोई रूल्स है? मुझे जानकारी नहीं है सर। चलिए ठीक, मेरा वेतन जो है वर्तमान में मान के चलिए 50,000 है। मैंने अपनी सर्विस के 22 साल पूरे किए और मैं रिटायर हो रहा हूँ पुराने पेंशन वाले में। और अब मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे मेरा कितना पेंशन बनेगा, इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप? सर, आपका जो अंतिम वेतन होता है उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। उसका फॉर्मूला होता है कि अंतिम वेतन बटा 2 आपकी जो छमाही आपने जितनी सेवा की बटा 66 प्लस DA%। हाँ ठीक। पेंशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? सर, पेंशन के लिए तो आपको पहले DDO लेवल पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका आपने जब ज्वाइन किया होगा तो ज्वाइनिंग लेटर हो गया, या आपका आधार कार्ड या बैंक पासबुक या एक जीवन प्रमाण पत्र लगता है और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट। ऐसा वित्त विभाग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? वित्त विभाग में सर वो जो प्रमोशन का जो चैनल है वो तो स्मूथ है, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाता है। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वित्त विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में डिपुटेशन होता है, उस स्थिति में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर, दूसरे विभाग की ये धारणा है कि वित्त अधिकारी मतलब AO जो होता है उसका अर्थ है अड़ंगा ऑफिसर। मतलब ये धारणा है कि वित्त वाले नियम निर्देश के तहत काम कराते हैं, तो उन्हें उस संबंध में समस्या होती है कि हर जगह नियम। तो आप देखिए, एक परिस्थिति ऐसी है, आप अकाउंट ऑफिसर हैं किसी विभाग में, उस विभाग के हेड हैं एक IAS हैं, और वो आपको किसी फाइल को बढ़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपके रूल्स ये कह रहे हैं कि उस फाइल को मुझे नहीं बढ़ाना चाहिए, और आपके ऊपर प्रेशर भी है, ऊपर से आपके वित्त विभाग वालों को भी उन्होंने कह दिया है, और वो जो IAS है वो कह रहे हैं अगर आप ये फाइल को नहीं बढ़ाते हैं तो मैं आपकी CR खराब कर दूंगा। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सर, मेरा प्रथम कर्तव्य है कि नियम के अनुसार काम करना है, तो मैं देखूंगा कि वहाँ पे जो वो करने के लिए बोल रहे हैं वो नियम अनुसार है कि नहीं, और बीच का कोई रास्ता अगर हो पा रहा है तो वो करूँगा, अगर नहीं हो पाता तो मैं नियम अनुसार ही काम करूँगा। ठीक, उत्तम जी कोरबा से हैं जी। आप कोरबा को अगर डिफाइन करना चाहें तो 2 विशेषताओं में डिफाइन कीजिए जिससे मेरे को कोरबा की सबसे अच्छी विशेषताएं पता चल जाए। सर, पहले तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी है, छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा बिजली वहाँ से प्रदान किया जाता है, और वेस्ट जो एरिया है जैसे दमन दीव, गोवा, इस तरफ भी बिजली भेजी जाती है, तो राजस्व का एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है। ठीक है। और दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। जैसे मैं बात करूँ ऐतिहासिक पर्यटन में, तो पाली का शिव मंदिर है, और चैतुरगढ़ का महिषासुरमर्दिनी मंदिर है, और धार्मिक में बात किया जाए तो कनकेश्वर धाम है, और मड़वा रानी मंदिर, सर्वमंगला मंदिर है, और प्राकृतिक पर्यटन में सतरेंगा, बुका जो अभी डेवलप किए जा रहे हैं वो है। ठीक है। आप ये बताइए कि कोरबा में अभी जो कोल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, उसको कोरबा किस तरीके से सॉल्व कर सकता है? मतलब कोरबा एज अ ऊर्जा धानी आप बोल रहे हैं, वहाँ कोल की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है छत्तीसगढ़ में, तो आप ये बताइए कि कोरबा का रोल क्या है इस कोल क्राइसिस में, वो कैसे सॉल्व कर सकता है, या आगे क्या है, कोरबा से और क्या हो सकता है? सर, ये समस्या जो आई है उसका पहले मैं कारण बताना चाहूँगा। लोकल लेवल पे ये कारण है कि कोविड क्राइसिस था, तो उस टाइम पे डिमांड कम थी, लेकिन अभी सडनली क्या हुआ है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो वो जो सप्लाई डिमांड मिसमैच हुआ है उसके कारण ये कोल क्राइसिस है। और दूसरा ये भी क्योंकि इस साल मानसून बहुत तेज़ी से हुआ है, तो उसमें खनन नहीं हो पा रहा है। और तीसरा ये कि जैसे पेरिस एग्रीमेंट था, तो उसमें जो भी डेवलप देश थे ग्लोबल रीजन में, जो डेवलप देश थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी ऊर्जा उत्सर्जन जो है वो कम करेंगे, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ध्यान दे रहे हैं,
तो उस तरफ से जो कोयला जैसे संसाधन है उन पे दबाव आ रहा है, तो इस कारण ये समस्या है। सर इसमें ये किया जा सकता है कि पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करें, क्योंकि कोयला का ही उपयोग होता है, तो सेव करेंगे तो और दूसरा ये कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है वो अल्टरनेटिव हम ले सकते हैं। तीसरा मेरे को लगता है कि सर पीपीपी मॉडल पे काम किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी CIL की मोनोपोली है, वो उत्खनन कर रहा है, तो उसके अपने टेक्नोलॉजीज है या वो अपने हिसाब से सप्लाई कर रहा है। तो प्राइवेट प्लेयर जब आएंगे तो टेक्नोलॉजी उत्खनन की बढ़ेगी और सप्लाई चेन में थोड़ा। आप ये बताइए कि कोरबा में भी उत्खनन किस मतलब इस लेवल पे चल रहा है कि वहाँ पर और बढ़ाने से वहाँ दिक्कतें आनी शुरू हो सकती हैं, ठीक है? आपको लगता है कि नहीं इस बात में, है ना? तो आप ये बताइए कि ये जो कोल क्राइसिस है इसको सॉल्व करने के लिए कोरबा में हमको और उत्खनन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिक उत्खनन होना चाहिए। मतलब जो एरिया हमारे उत्खनित हो चुके हैं उन एरिया में अब नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या करना है, उन्हें बंद करके डंप करके वहाँ पे वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि हम आगे के लिए भी बात कर रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आगे के लिए भी बचा है। तो जहाँ पे वन होते हैं वही कोयला का उत्पादन होता है। आप ये बताइए कोरबा में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर जिन एरिया में अभी उत्खनन नहीं हुआ है उस एरिया में करना चाहिए, जहाँ हो चुके हैं वहाँ नहीं। अच्छा, मतलब जैसे कोरबा में अभी लगभग 5 या 6 मतलब बड़े बड़े खदान हैं, ठीक है? तो उसके अलावा कहीं नहीं हुआ है खनन तो वहाँ करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। और जहाँ हो चुके हैं वहाँ नहीं करना चाहिए? यस सर। अगर वहाँ की क्षमता खत्म हो जा रही है या अत्यधिक उत्खनन नहीं, पाँचों खदान में क्षमता है, उसके अलावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उतने से अगर पूर्ति हो जा रही है तो नहीं करना चाहिए। और नहीं हो रही है पूर्ति तो फिर पूरे कोरबा को खोद देना चाहिए? नहीं सर, जहाँ पे ज़्यादा भंडार है या जहाँ से वन की क्षति नहीं होगी, जैसे बहुत ज़्यादा डेंस एरिया है, फॉरेस्ट है, तो वहाँ नहीं करना चाहिए। मतलब बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करके। मतलब आपके हिसाब से एनवायरनमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कोल क्राइसिस को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सर दोनों पे ध्यान देना, दोनों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक। उत्तम जी बताइए, अभी ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या रहा? सर ओलंपिक भी हुआ है, पैरा ओलंपिक भी हुआ है, तो पिछले बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस कितने बताइए पदक तालिका में भारत का स्थान समर ओलंपिक में? सर मुझे स्थान याद नहीं है, लेकिन पदक की संख्या कितने पदक मिले? तो पैरा ओलंपिक में सर हमको 19 मेडल मिले हैं। और ओलंपिक में? ओलंपिक में सर मैं याद नहीं कर पा रहा। गोल्ड मेडल किसी को मिला है? जैवलिन में मिला है। किनको मिला? नीरज चोपड़ा को। और पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड 5 लोगों को मिला है सर। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से? शूटिंग से सर। शूटिंग से। 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल। ठीक। अब ये बताइए कि अभी कवर्धा में कुछ समस्या हुई, यस सर। वो क्या है? सर उसमें 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ था झंडा ध्वजारोहण करने का। और लखीमपुर की हिंसा क्या है? सर उसमें जो फार्म एक्ट है उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ पे किसानों और एक नेता के पुत्र उनके बीच झड़प हुई। इस वर्ष जो अभी नोबेल प्राइज मिले हैं, Yes. फिजिक्स का नोबेल किसे मिले? सर फिजिक्स का नोबेल 3 लोगों को मिला है। एक सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा। ठीक, उनको ये खोज बता दीजिए, किस खोज के लिए, क्या उन्होंने ऐसा काम किया जिसके लिए फिजिक्स का नोबेल दिया? सर ग्लोबल वार्मिंग की मॉडलिंग के लिए उनको मिला। ग्लोबल वार्मिंग के लिए? सर मैं नाम याद कर पा रहा हूँ वैसे। अच्छा बताइए। एक क्लॉस हैजलमैन है और एक ही याद कर पा रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। ये बताइए कि ये छत्तीसगढ़ में स्टील के प्लांट्स ज़्यादा क्यों नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही छत्तीसगढ़ में? सर एक तो रॉ मटेरियल सप्लाई पे एक हो सकता है, और सेल क्योंकि सर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है, इसलिए शायद प्राइवेट प्लेयर्स उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए शायद। अभी जीएसटी का कैसा रहा कैलकुलेशन छत्तीसगढ़ का आफ्टर कोविड? मुझे आइडिया नहीं। अच्छा ये बताइए, जब इनकम टैक्स काउंटिंग की जाती है यस। तो जो एटीसी के अंतर्गत हम क्या क्या स्लैब्स लेते हैं उसमें? एटीसी के तहत सर छूट मिलती है। कौन कौन सी? जैसे
सर याद नहीं। अच्छा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन हमें और अच्छा करना है, यस तो बिलासपुर, जैसे आप कोरबा जिले से बिलोंग करते हैं, Yes. तो कोरबा का ऐसा कौन सा स्थल जिसमें आप चाहेंगे और अच्छा कार्य हो सर, मैं सतरेंगा में चाहूँगा और अच्छा काम और अच्छा काम हो? क्या छत्तीसगढ़ में कोई पर्यटन विभाग ने कोई एप्लीकेशन बनाया है? सर, उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है। ओके, थैंक यू।